नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी क्यों दी। आज मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह क्यों कहना पड़ा कि भारत ने 3 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। अगर अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अगर पाकिस्तान ने फिर आतंकवादी भेजे तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी को आज पाकिस्तान को एक बार फिर याद दिलाना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और भारत अब कोई आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को यह वार्निंग इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आज पाकिस्तान की सड़कों पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने फिर से जुलूस निकाले, फिर से रैलियां की, फिर से जिहाद के लिए लोगों से वसूली की। आज पाकिस्तान को दूसरा मैसेज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी सिर्फ पीओके की वापसी पर होगी। पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर होगी। राजनाथ सिंह ने लोगों के दिल की बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत के पास आ जाएगा। राजनाथ सिंह ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तुलना महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह से की। मैं आपको राजनाथ सिंह की पूरी बात सुनाऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं पाकिस्तानी फौज को प्रधानमंत्री मोदी की ललकार। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज नरेंद्र मोदी 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के दौरे पर थे। बंगाल के अलीपुर द्वार से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर का मकसद समझाया। मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमारी सेना ने उसका बदला ले लिया और आतंकियों को सिंदूर की ताकत का एहसास करा दिया। मोदी ने कहा, भारत ने अभी तो आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया है। अगर पाकिस्तान ने आतंक फैलाना बंद नहीं किया तो भारत फिर से घर में घुसकर हमला करेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की फितरत के बारे में बताया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया है उसने सिर्फ आतंकवाद को पाला पोसा है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को मालूम है कि वो सीधे सीधे युद्ध कभी नहीं जीत सकता, इसलिए पाकिस्तान की फौज आतंकवाद का सहारा लेती है। लेकिन भारत ने भी तय कर लिया, अगर पाकिस्तान ने फिर आतंकी हमला किया तो इसका अंजाम
पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। मोदी ने कहा, पाकिस्तान को यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने 3 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है और पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब भारत हर बार ऐसे ही देगा। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान को चेतावनी देने से थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता की बात की। मोदी ने कहा, पहलगाम में जिस तरह आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाह लोगों को मारा, वो भारत के लोगों को बांटने की साजिश थी। लेकिन उसके जवाब में भारत की वीर सेना ने जिस तरह आतंक के अड्डों को तबाह किया, उससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की सेना ने पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है और कितनी तेजी से कर सकता है। आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया, वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से
करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान को बार बार चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पहलगाम हमले का जो मेन एक्टर था वो जनरल आसिम मुनीर था। इसलिए कि शहबाज शरीफ भारी नुकसान उठाकर भी जंग को मुनीर की जीत बता रहे हैं, अपने एयरबेसेस और एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही का जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बार बार याद दिला रहे हैं कि अगर फिर आतंकवादी भेजे गए तो पाकिस्तान को और भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पर लगता है पाकिस्तान ने अभी कोई सबक नहीं सीखा है। वहां आतंकवादी एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकवादी छुप गए थे वो एक बार फिर पाकिस्तान में खुलेआम जलसे करने लगे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में एक बार फिर से जुलूस निकालने शुरू कर दिए हैं। ये आतंकी सरेआम रैलियां कर रहे हैं, जिहाद के लिए चंदा वसूल रहे हैं और आतंकवादी संगठनों के इन प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। 1998 में पाकिस्तान के एटमी टेस्ट की सालगिरह पर पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक यौम तकबीर मनाया। पंजाब सूबे के कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, रावलपिंडी, बहावलपुर, सियालकोट और सरगोधा में इन दहशतगर्दों ने रैलियां की। सिंध सूबे में कराची और हाला में भी आतंकवादी संगठनों ने यौम तकबीर मनाया। केपीके के डेरा इस्माइल खां में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा ने एक बड़ा जलसा किया। कसूर जिला लश्कर-ए-तैयबा डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का होम डिस्ट्रिक्ट है। इस जलसे में हजारों लोगों की भीड़ जुटाकर सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में पंजाब सूबे के असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, लश्कर के इस जलसे में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सांसद मलिक रशीद अहमद खान ने भी शिरकत की। मलिक रशीद अहमद खान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसी से पता चल जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के वजीर आजम का पूरा सपोर्ट हासिल है। असल में हाफिज सईद और उसके बेटे ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। कसूर में सैफुल्लाह कसूरी ने इसी पार्टी के नाम से जलसा किया। जलसे में सैफुल्लाह ने पहलगाम हमले को लेकर सफाई दी। कहा उसको पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन वो तो हमले के दिन अपने इलाके में अपने लोगों की मदद करने में जुटा हुआ था। 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ। मैं उन दिनों इससे एक दिन पहले शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के शाहराए कायदीन मज़ारे कायद पर था, तो मुझे खबर मिली पहलगाम में वाकया हुआ है और हिंदुस्तान ने जनाब उसका मास्टर माइंड मुझे बना दिया कि मैं खटखटा हूं दिले हिंदुस्तान में कांटे की तरह, और इस पर मैं अपने रब ताला का शुक्र अदा करता हूं। सैफुल्लाह कसूरी ने इस जलसे में
अपने आका हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भी दावत दी थी। तल्हा सईद ने कहा भारत ने झूठे इल्जामात लगाकर उसके अब्बा हाफिज सईद को सलाखों के पीछे भिजवा दिया है, जबकि हाफिज सईद ने कोई गुनाह नहीं किया। हमारे मुताल्लिक, हमारे बुजुर्गों के मुताल्लिक, मेरी जात के भी हवाले से कि हमने उसको ये कर दिया वो कर दिया, हम इस मौके पर वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहते हैं, हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ बुनियान मरसूस बनकर साथ करें। याद रख पाकिस्तानी कौम आज बेहतर खाती और पीती है, माशी हालत में पाकिस्तान बेहतर है। ऐसा लग रहा था कि तल्हा सईद की गले की नसें फट जाएंगी। इस तकरीर के बाद तल्हा सईद ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें जब उनसे पूछा गया कि हाफिज सईद कहां है, तो उसने दावा किया हाफिज सईद जेल में है। तल्हा सईद ने कहा उसको पाकिस्तान की फौज और हुकूमत पर भरोसा है कि वो हाफिज सईद को भारत के हवाले नहीं करेंगे। लश्कर तैयबा ने पूरे पंजाब सूबे में जलसे किए। एक और ग्लोबल टेररिस्ट मुजम्मिल हाशमी ने गुजरावाला में रैली की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल टेररिस्ट हाशमी मंच से भारत के साथ अमन की बात करने लगा और भारत को साथ साथ धमकियां भी दे रहा था। तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक अपने किसी दुश्मन को माफ नहीं किया। अगर तू मुकाबले के मैदान में आएगा, हम मुकाबले के मैदान में आएंगे। अगर तू अमन की बात करेगा, हम अमन की बात करेंगे। ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी हैं, ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को फौज का फुला प्रोटेक्शन है। जो तकरीरें आपने सुनी वो सबूत हैं इस बात का कि पाकिस्तान में दहशतगर्द बेखौफ हैं। इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है पाकिस्तान को अब कोई डोजियर देने की जरूरत नहीं है, कोई नाम बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की पूरी लिस्ट है। हमारी फौज ने दिखा दिया कि हमारे पास इन आतंकवादियों के एग्जैक्ट पते ठिकाने हैं। पिछली बार की स्ट्राइक में 21 में से 9 आतंकी अड्डे तबाह किए गए थे। अगर बचे हुए आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भारत को नहीं सौंपा तो मिसाइल्स पर उनके एड्रेस ऑलरेडी फीड कर दिए गए हैं। बस सही दिन और सही मौके का इंतजार है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को पालने पोसने से फुर्सत नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान से जब भी बात होगी मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को भारत लाने पर होगी, पीओके को भारत में शामिल करने पर होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अच्छी तरह समझा दिया है कि दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का अंजाम क्या होता है। फिर भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई तो भारत एक बार फिर से मिलिट्री एक्शन करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन भारत ने ताकत के साथ साथ संयम भी दिखाया। आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहां पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं रोकूंगा नहीं तो रुकेगा नहीं। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है
इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। इसके बाद रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर एक बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का यह हाल है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग खुद ही उससे निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाने के लिए बेकरार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा बहुत जल्दी पीओके के लोग अपने आप ही खुद को भारतीय घोषित कर देंगे, भारत में आ जाएंगे। इसके लिए किसी जंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीओके के रहने वाले भारत के अपने लोग हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के लोगों और पीओके में रहने वाले लोगों के बीच वैसा ही रिश्ता है जैसा महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के बीच था। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। राजनाथ सिंह ने पीओके के बारे में जो कहा उसका एक सबूत मैं आपको दिखा देता हूं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी के नारे लग रहे हैं। कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं होना, ना कश्मीर हमारा है, हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं होना। कल आज़ादी होनी है, उन्होंने कहना हमने कुर्बानी दी है। यहाँ पे तो आज़ाद कश्मीर कहते हैं। इवन हम नारा लगाते हैं, हमारे पॉलिटिशियन हमें ये बताते हैं कि जी भाई हम वो भी कश्मीर लेके रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में वो आना चाहिए। कश्मीर तो हम बाद में लेंगे, हमारी अपनी आवाम की नींद को समझ आ रही है, इनको हमने कैसे मैनेज करना है। आजादी लेंगे, मुजफ्फराबाद में, गिलगित-बल्तिस्तान में खुद मुख्तार बनाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान से, चीन से हम डरने वाले नहीं हैं। ये जितनी ताकतें हैं हमारी भी इतिहाद की एक ताकत है, वो हमारी नौजवान नस्ल पैदा करेगी। हम तुम्हारे साथ, तुम डाकू हो, चोर हो, ईमानदार नहीं हो, शामिल नहीं होते हैं। आजादी 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 कितनी मांगे, आजादी पंजाब भी मांगे, आजादी बल्तिस्तान भी मांगे, खरमंग भी मांगे, जिलास भी मांगे, ललकार के बोलो, कांगीर भी मांगे, नारेल भी मांगे, जुगुलोट भी मांगे, बस्तौर भी मांगे।
कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, वहां के लोगों को दो तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक है पाकिस्तान जहां 5 किलो आटा 800 रुपए में मिलता है, जहां सड़कों पर रात के वक्त अंधेरा रहता है, जहां नलों में पानी नहीं आता। आज एक वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ये बता रही थी कि कैसे पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर पानी नहीं है। दूसरी तरफ भारत की तस्वीर है जो दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है, घर घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच चुके हैं, नल से जल मिलता है। हमारे यहां जम्मू कश्मीर भी तेजी से प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। जो भी भारत और पाकिस्तान के इस कॉन्ट्रास्ट को देखेगा, उसकी इच्छा किसके साथ जाने को होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। आज राजनाथ सिंह ने भारत की एक और बड़ी कामयाबी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की सफलता का प्रमाण है। रक्षा मंत्री ने कहा, देश में बने हथियारों के दम पर पहले आतंकी अड्डों को और फिर पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किया गया। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भारत में बने हथियारों और डिफेंस सिस्टम का लोहा मान रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में लिए गए कई इनिशिएटिव्स की वजह से भारत का डिफेंस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत के हथियार, सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया के 100 देशों में भारत में बने हथियार और डिफेंस सिस्टम्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, अगर भारत के पास यह क्षमता नहीं होती तो फौज पाकिस्तान के अंदर जाकर और पीओके में पहुंचकर इतनी असरदार कार्रवाई न कर पाती। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। आज हम सिर्फ फाइटर प्लेन्स या मिसाइल सिस्टम नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम न्यू एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमारे होम ग्रोन सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में आज भारत सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी बन गया है और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। और जब दुनिया हमें हाई एंड डिफेंस सिस्टम्स के लिए अप्रोच करती है तो यह सिर्फ मार्केट इंडिकेशन नहीं होता है, बल्कि यह भारत की कैपेबिलिटी का सम्मान होता है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो 10 साल पहले 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, 600-700 अप्रॉक्सीमेटली 600-700 करोड़, वो आज मोर देन 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। आज सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज भी दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह ने जो दावा किया, दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स उस पर मोहर लगा रहे हैं। आज अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ट्विटर पर एक आर्टिकल पोस्ट किया। इस आर्टिकल में स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस किया है। स्पेंसर ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने हथियारों का मुकाबला पाकिस्तान के चीनी हथियारों से हुआ। भारत ने यह जंग सिर्फ मैदान पर ही नहीं जीती, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीकी काबिलियत का लोहा दिखा दिया। इस डिटेल्ड आर्टिकल में जॉन स्पेंसर ने चीन से इंपोर्ट किए गए पाकिस्तान के हथियारों और भारत के स्वदेशी हथियारों का कंपैरिजन किया है, तुलना की है।
ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान के चीन, अमेरिका और टर्की से मंगाए गए हथियार, फाइटर जेट्स, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम भारत के स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए और पाकिस्तान को किस तरह मुंह की खानी पड़ी। अब मैं आपको उन स्वदेशी हथियारों और डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं जिनकी चर्चा स्पेंसर ने की है। ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुई। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करके इस स्वदेशी मिसाइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी ब्रह्मोस का खौफ बना हुआ है। शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर हैं, आसिम मुनीर उनके साथ हैं। ईरान में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने का प्लान तो बनाया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पहुंच गए। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अब देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम खुद बता रहे हैं कि ब्रह्मोस ने कैसे पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कभी कभी सच जबान पर आ ही जाता है, कितना भी छुपा लें। पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। अपनी सारी ताकत लगाकर भी पाकिस्तान भारत की सीमा को पार नहीं कर पाया, नुकसान नहीं पहुंचा पाया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे बड़ा रोल आकाश मिसाइल्स और आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम का रहा। आकाश मिसाइल, आकाश तीर सिस्टम के अलावा पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को D4S ने भी न्यूट्रलाइज किया। D4S का मतलब है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। आज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा, यह दिल मांगे मोर। एयर चीफ मार्शल ने कहा, भारत को सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करना, वक्त पर प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना होगा, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट भारत कर दे उसके बाद उससे पीछे नहीं हटना है। We all work like a chain. Even the smallest person in an organization, especially in defense, is like a link in the chain. So when we talk about a nation, then all of us in these groups, Army, Navy, Air Force, various agencies, industry, DRDO, all of us are again those links in a bigger chain, and we all have to make sure that that group that I belong to is not the weak group because of which this chain will break. And that is what is stressed, that if I am trying to be strong enough not to let this system break, everybody else is also trying equally. Character of war is changing. Every day we are finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. We have to have the capability plus the capacity. We cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India also. We need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. Pran jaye par vachan na jaye. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
ये बात ठीक है, ये होना भी चाहिए। हमारी फोर्स जो एक बार कमिट कर दे फिर किसी के न सुने। और इस बार सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को चीन ने जो हथियार दिए थे वो कैसे फेल हो गए। चाइनीज कंपनियों के शेयर प्राइस बुरी तरह गिर गए। भारत में बनी ब्रह्मोस शहबाज शरीफ को सपने में भी दिखाई देने लगी। भारत में बने एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल्स को भारत की सीमा में घुसने नहीं दे दिया, एक एक ड्रोन को मार गिराया। अब भारत मेक इन इंडिया के तहत फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी भारत में करना चाहता है और इसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फ्रांस ने जो राफेल की डील की थी उसमें भारत की जरूरतों के हिसाब से कई कस्टम फीचर्स शामिल किए गए थे। कुछ कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया। सोर्स कोड का मतलब होता है किसी भी फाइटर जेट का वो बेसिक सॉफ्टवेयर जिससे वो ऑपरेट होता है। अगर राफेल का सोर्स कोड मिलता तो भारत उसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, भारतीय रडार या सैटेलाइट नेटवर्क से उसको लिंक कर सकता था, लेकिन यह कोड नहीं मिला। अब इस बात की पूरी संभावना है कि भारत राफेल मरीन जेट डील पर फिर से विचार करे। हथियार के मोर्चे पर पाकिस्तान दुनिया में फेल साबित हो चुका है। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी अब उसे बड़ी चोट लग रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस उम्मीद से मुस्लिम देशों की यात्रा कर रहे हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत के डेलीगेशन इस्लामिक कंट्रीज में भी पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में भारत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब, बहरीन, कतर समेत इस्लामिक देशों में गए डेलीगेशन का हिस्सा हैं। कल यह डेलीगेशन सऊदी अरब के रियाद में था। वहां के लीडर्स के साथ एक मीटिंग में ओवैसी ने साफ साफ कहा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखने की बहुत कोशिश की। विपक्ष की आलोचना के बावजूद वो पाकिस्तान गए। पठानकोट हमले के बाद जब पाकिस्तान ने सबूत मांगा तो भी मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, पाकिस्तान को एक और मौका दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारत को टारगेट करता है। मुस्लिम वर्ल्ड को यह जानना जरूरी है कि मुसलमान भारत में खुश हैं, उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को तभी बंद करेगा जब दुनिया के देश उसे फंडिंग करने से इनकार कर देंगे। इसलिए पाकिस्तान को एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। Pathankot happened after my Prime Minister went to Pakistan uninvited, and I want to put it on record, I was the one who criticized him for going over there. But our air base was attacked and we lost many personnel over there. The Prime Minister said, Pakistan wants proof, you send your own team. Can you imagine any country inviting a neighboring country's spy agency to come to Pathankot? They were invited, they had seen, they were given all the records, but nothing moved, nothing happened. So this talk of, oh, why don't you speak to Pakistan? Who do we speak to Pakistan? Pakistan army, Pakistan deep state is hell-bent on destabilizing India. So the best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation had met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. And do you know that when this person was made the field marshal in Pakistan, a US designated terrorist called Muhammad Ehsan was sitting right beside the field marshal. So there is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there.
They are being trained over there. And their whole task is to destabilize India, to create more Hindu-Muslim riots in India. And the most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की जो पोल खोली उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। सऊदी अरब से उठी यह आवाज सिर्फ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर सुनाई नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान में तो आजकल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात रोज रोज सुनाई जाती है। आज जयराम रमेश ने कह दिया कि एक तरफ आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, दूसरी तरफ विदेशों में भारत के नेता खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने डेलीगेशन के नेताओं की तुलना आतंकवादियों से कर रही है? इन नेताओं में शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के सीनियर नेता भी मौजूद हैं। अगर यह स्लिप ऑफ टंग था तो इस बयान को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को यह पूछने का अधिकार है कि पहलगाम में जो आतंकवादी थे वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। लेकिन विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन के नेताओं की प्रशंसा भी करनी चाहिए, और इस प्रशंसा में कांग्रेस का थोड़ा बहुत योगदान हो तो और अच्छा रहेगा। आज एक बड़ी खबर अमेरिका से आई। अमेरिका की एक अदालत ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को गैर कानूनी ठहराया। न्यूयॉर्क के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप को दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो अमेरिकी पार्लियामेंट का है। 3 जजेस की बेंच ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत ये टैरिफ लगाए हैं, उसमें प्रेसिडेंट को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनवरी से अब तक जितने भी टैरिफ लगाए हैं उन सबको अगले 10 दिन में वापस लिया जाए, उन्हें हटा लिया जाए। अमेरिका की कुछ कंपनियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को इस अदालत में चुनौती दी थी। ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभालने के बाद से भारत, चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और मेक्सिको समेत 100 से ज्यादा मुल्कों पर 10 से 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप का इल्जाम है कि ये देश अमेरिका की दरियादिली का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिससे अमेरिका को ट्रेड का घाटा हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर के बाद से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में जबरदस्त गिरावट आई थी। कई देशों ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए थे। वहीं जापान, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देशों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत शुरू कर दी थी। ट्रंप के टैरिफ को इलीगल ठहराने के आदेश के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया। डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले बहुत मजबूत हो गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क की अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया है, इसके खिलाफ तुरंत अपील कर दी है। इस दौरान चीन ने अमेरिकी अदालत के फैसले का स्वागत किया। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका से कहा, ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप को ये टैरिफ वापस ले लेने चाहिए। चीन की सरकार को मालूम हुआ कि 28 मई को अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ, जवाबी टैरिफ और फेंटानिल टैरिफ को अवैध ठहराया है और सरकार को आदेश दिया है कि वो ये टैरिफ वापस लें और स्थायी तौर पर इन्हें बंद करें। चीन का शुरू से ही ये मानना रहा है कि व्यापार युद्ध में जीत किसी की नहीं होती है। जब से अमेरिका ने एक तरफा तरीके से टैरिफ लगाए हैं, तब से ही वो अपने अंदरूनी मसले नहीं सुलझा पाया है और इसके बजाय उसने कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई है। अपने कदम से अमेरिका ने कंपनियों के उत्पादन और संचालन और साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डाला है, जिसका फायदा किसी को नहीं हुआ।
टैरिफ लगाने से उनको घरेलू स्तर पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चीन ये कहता है कि अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी और अपने देश के समझदार लोगों की बात सुने और अपने अतार्किक और अन्यायपूर्ण टैरिफ को वापस ले। अमेरिका की तरफ से टैरिफ को जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में जो तर्क दिए गए, उनमें एक तर्क ये भी था कि ट्रेड और टैरिफ के डर से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुक गई। ट्रेड और टैरिफ के डर से रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हो सकते हैं। तो इससे एक बात तो ये पता चली कि ट्रंप बार बार क्यों कह रहे थे कि उन्होंने ट्रेड डील का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली भीषण लड़ाई को रोक दिया। लेकिन ये तर्क आज अमेरिका कोर्ट में जरा भी नहीं चले। कोर्ट ने ट्रंप से कहा कि वो 10 दिन में सारे टैरिफ वापस लें। ट्रेड वॉर के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ नॉलेज वॉर शुरू कर दिया है। अमेरिका में पढ़ने वाले कई चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल किए जाएंगे। इस फैसले का ऐलान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने किया। मार्को रूबियो ने कहा कि चीन और हांगकांग के उन छात्रों के वीजा खास तौर पर रद्द किए जाएंगे जो क्रिटिकल सब्जेक्ट जैसे एआई, सेमीकंडक्टर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका संबंध चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से है। चीन की सरकार ने अमेरिका के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, इसे राजनीति से प्रेरित बताया। अमेरिका में लगभग 2,70,000 चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स का लगभग 25% हैं, 25%। प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों पर सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि विदेशी स्टूडेंट की वजह से अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में अमेरिका के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता। विदेश से आने वाले स्टूडेंट्स अमेरिका का माहौल खराब करते हैं, दंगे करते हैं, कट्टर वामपंथी विचारधारा फैलाते हैं। इसीलिए ट्रंप ने कहा वो विदेशों में आने वाले, अमेरिका में आने वाले स्टूडेंट्स की तादाद को कम करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से होगी। ट्रंप ने कहा इस समय हार्वर्ड के 31%, 31% स्टूडेंट्स विदेशी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इनकी संख्या घटाकर 15% करनी होगी। Harvard has to show us their lists. They have foreign students. About 31% of their students are foreign-based, almost 31%. We want to know where those students come. Are they troublemakers? What countries do they come? And we're not going to, if somebody is coming from a certain country and they're 100% fine, which I hope most of them are, but many of them won't be, you're going to see some very radical people. They're taking people from areas of the world that are very radicalized, and we don't want them making trouble in our country. I think, number one, I think they should have a cap of maybe around 15%, not 31%. We have people who want to go to Harvard and other schools. They can't get in because we have foreign students there. But I want to make sure that the foreign students are people that can love our country. We don't want to see shopping centers exploding. We don't want to see the kind of riots that you had. And I'll tell you what, many of those students didn't go anywhere. Many of those students were troublemakers caused by the radical left lunatics in this country. ट्रंप को शक है हार्वर्ड पर ऑलमोस्ट चाइना का कब्जा हो गया है। उन्हें यह भी शक है कि अमेरिका में पढ़ने वाले चीन के छात्र चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्रूशल सब्जेक्ट्स को पढ़कर वो फिर चीन के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ उनका इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका में अपनी आइडियोलॉजी फैलाएंगे। ट्रंप ने जो कहा वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए वो इसी बात की तरफ संकेत करते हैं। अमेरिकी बिलियनियर एलॉन मस्क ने ट्रंप की सरकार को गुड बाय कह दिया है। मस्क ने अपने फैसले का ऐलान सोशल मीडिया एक्स पर किया। मस्क ने लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए वो व्हाइट हाउस से विदा ले रहे हैं। मस्क ने अपने साथ काम करने का मौका कर देने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। एलॉन मस्क पिछले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान ही ट्रंप के साथ जुड़ गए थे। हालांकि अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट के खर्च में कटौती को लेकर उनकी ट्रंप कैबिनेट के कई मेंबर्स के साथ अनबन हुई। एक दिन पहले ही मस्क ने टैक्स घटाने और खर्च बढ़ाने के प्रेसिडेंट ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की थी। इसी के बाद व्हाइट हाउस से मस्क की विदाई तय हो गई थी।
ये तो पता था पहले से ही कि मस्क और ट्रंप की दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते, दोनों के आइडियाज बड़े डायनेमिक हैं, इसलिए टकराव तो होना ही था। लेकिन अच्छा है कि ये एमिकल तरीके से हो गया और इसमें कोई बैड ब्लड नहीं हुआ। आमतौर पर जब इस तरह के दो स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग टकराते हैं तो उस टकराव की गूंज काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। लेकिन ये दोनों पक्के कारोबारी हैं, ट्रेडर हैं, अपने अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे और इस टकराव का शायद कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ओडिशा से आज एक बड़ी खबर आई है। ओडिशा के कोरापुट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कुख्यात नक्सली कुंजम हिडमा को अरेस्ट किया है। यह गिरफ्तारी कोरापुट जिले में पेठागुड़ा के जंगलों से की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज को इंफॉर्मेशन मिली थी कि पेठागुड़ा के जंगलों में कुछ नक्सली छुपे हुए हैं। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नक्सली लीडर कुंजम हिडमा को घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इसके पास से एक AK-47 राइफल के साथ साथ 35 राउंड गोला बारूद, डेटोनेटर्स, चाकू, वॉकी टॉकी जैसे सामान मिले हैं। नक्सली लीडर कुंजम हिडमा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वो CPI माओइस्ट का एरिया कमेटी मेंबर है। कुंजम हिडमा पर इल्जाम है कि ओडिशा और आसपास के इलाकों में उसने 7 बड़ी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक वो नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। ये सरकार का संकल्प है। थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़े ऑपरेशन में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। तो जिस तरह सुरक्षा बलों को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है, लगता है कि भारत से नक्सलवाद का नामोनिशान बहुत जल्दी मिट जाएगा।